नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी देहरादून की जनता को मिली सौगात की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजधानी देहरादून की जनता को एक और सौगात दे दी है और अब देहरादून की सहूलियत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर जाम से छुटकारा मिल सके, इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अजबपुर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया और इसे जनता को समर्पित कर दिया। इससे आज से ही इस पर वाहन दौड़ना शुरू हो गए हैं। फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया है। इस फ्लाईओवर के बनने में आईएसबीटी से रिस्पना पुल तक का सफर अब आसान हो जाएगा, जिससे लोग जाम में नहीं फंस पाएंगे। आपको बता दें कि अजबपुर फ्लाईओवर की लागत करीब 70 करोड़ रुपए की है। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वो इसे करीब 50 करोड़ रुपए में ही बना रही है। 4 लेन फ्लाईओवर की लंबाई करीब 900 मीटर है। वहीं आईएसबीटी के पास वाई शेप फ्लाईओवर का निर्माण भी तेज गति से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल को समय से पहले तैयार किया गया और इससे न केवल स्थानीय लोगों को जाम से निजात मिलेगी बल्कि यातायात भी सुगम हो पाएगा। ये जो हमारा सहारनपुर बाईपास का अजबपुर फ्लाईओवर है, आज इसका लोकार्पण किया गया है और ये भी जो समय सीमा थी उससे पहले बना है। शायद बरसात के वजह से थोड़ा दिक्कत हुई होगी, नहीं तो और पहले बन सकता था। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी को, विभाग के अधिकारियों को, जिन्होंने इसको समय पर इस काम को पूरा किया है। वहीं इन दिनों सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा की जा रही घोषणाओं, लोकार्पण और शिलान्यास पर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ उन्हीं योजनाओं के शिलान्यास और घोषणाएं करनी चाहिए जिसके लिए सरकार के पास बजट हो, लेकिन सरकार की कोई भी योजनाएं जमीन पर नहीं दिख रही। उनका कहना है कि जनता को अच्छी सड़क, पीने का पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है, जिसको पूरा करने में त्रिवेंद्र सरकार नाकाम साबित हो रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के समय सांप्रदायिक और भावनात्मक मुद्दों को लेकर देश की जनता को गुमराह करती है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जितना कर सके उतना कहना चाहिए, हमेशा से है और हमने यही सीखा है। खासकर तिवारी जी कहते थे, हम जब कोई बात कहें तो ये भी समझ ले जब हम सरकार में नहीं रहेंगे तो उस बात की आलोचना भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ये करोड़ों की योजनाएं सुन रही हैं आप, कई हजार करोड़ की हो गई होंगी दिल्ली से लेके यहाँ तक, और ज़मीन पर लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। तो लोगों की सामान्य ज़रूरत की चीज़ें, अच्छी सड़क दें, अच्छा पानी दें, पानी भी शुद्ध दें, अच्छा दें। दिन भर दिखाते हैं काला पानी, गंदा पानी। अच्छा स्वास्थ्य दें। ये आयुष्मान योजना अब तो पूरी तरह फेल है। अब देखिए, लोकसभा का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। वहीं लगातार गैस में घटतौली की शिकायतों को भी अब खाद्य आपूर्ति विभाग ने और प्रशासन ने संजीदगी के साथ लिया है। साथ ही इस पूरे मामले पर अब छापेमारी भी की जा रही है। आपको बता दें, जिला आपूर्ति विभाग ने गंभीरता से इसे लिया है। डीएसओ तेजबल सिंह ने गैस एजेंसियों में छापेमारी की। वहीं डीएसओ ने रसोई गैस सिलेंडर लदे छोटा हाथी वाहन का पीछा किया तो कुछ दूरी पर वाहन के ड्राइवर को रोककर गैस सिलेंडरों का हिसाब किताब मांगा गया। उसके पास जरूरी कागजात नहीं मिले। कई गैस सिलेंडरों की तोल करवाई गई तो 13 सिलेंडरों में से 3 1.5 किलो तक कम मिले। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को तत्काल चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। दूसरी तरफ केएमवीएन के एमडी को भी शिकायती पत्र लिखकर गैस एजेंसी प्रबंधक पर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया। और वहीं देश भर में शिवरात्रि की धूम है। शिवरात्रि के मौके पर जगह जगह पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्त सुबह से ही जलाभिषेक करने तमाम मंदिरों में पहुंचते रहे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में किस तरह से शिवरात्रि की धूम देखने को मिली दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि कनखल में स्थित है, तो दूसरी तरफ लक्सर की तस्वीर है। लक्सर में भी भक्तों का तांता मंदिर में लगा रहा। सुबह से ही जलाभिषेक करने लोग मंदिरों में पहुंचते रहे। देखिए, सारे तंत्र का सार भगवान शंकर मां पार्वती हैं। इनके विवाह जो हुआ था, शिवरात्रि में विवाह हुआ था। इस विवाह के पर्व को हम लोग जो है महाशिवरात्रि बोलते हैं। ये 3 रात्रियां मशहूर है हमारे, उसमें सबसे ज्यादा तंत्र के लिए प्रयोग की जाती हैं। वो महारात्रि, कालरात्रि और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के सारे तंत्रों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। इसमें अगर जो है श्रवण नक्षत्र में शिव योग पड़ जाए या हरिहर ब्रह्मा विष्णु योग पड़ जाए। हरि योग बोलते हैं जब सूर्य जो है अपनी राशि सिंह राशि को देखे, और हर योग से बोलते हैं जब चंद्रमा अपनी राशि को देखे।
ब्रह्मा युग उसे बोलते हैं जब बृहस्पति अपनी मीन राशि को देखे। यहाँ पर ये जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य मेला पड़ता है और इसको लोग हजारों वर्षों से पूजते आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत आस्था है यहाँ पर और सभी की मुरादें पूरी होती है यहाँ पर। मेरा नाम शिवानी, ये जगदीशपुर से रहती हूँ मैं और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है और जो भी कोई यहाँ पर आता है, यहाँ पे आके सबकी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि मैं हर सोमवार को यहाँ पर आती हूँ तो मेरी मनोकामना पूरी होती है, तो सबकी भी होती होगी। वहीं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में भी महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। यहाँ पर भी तमाम मंदिरों को सजाया गया था और इन मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा रहा। भक्त यहाँ पर भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालु घर से निकले, शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का रुख करने लगे। अल्मोड़ा के बेतालेश्वर, भद्रेश्वर, देवस्थल, विश्वनाथ, नंदा देवी, जागेश्वर, एनटीडी शिव मंदिर सहित दर्जनों मंदिरों में सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शिव का जलाभिषेक करने पहुंचते रहे। शिवरात्रि के दिन सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करता है और इस बार फागुन मास के त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि का आयोजन हुआ है। आज से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। करीबन शाम तक 50 से 60 हज़ार लोगों श्रद्धालुओं के पहुंचने के आसार यहाँ पर लग रहे हैं। और जो महाशिवरात्रि के पर्व का है, आज के दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, उसमें महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को भोलेनाथ का वरदान का सबसे विशेष दिन माना जाता है। ऐसा है, वैसे तो संपूर्ण वर्ष में प्रत्येक दिन जो है भगवान शंकर के जागृत होते हैं, लेकिन शिवरात्रि का विशेष महत्व यह है कि एक भील डाकू जो था वो किसी कारण से जंगल में भागता हुआ एक बेल वृक्ष में चढ़ गया। तो बेल वृक्ष में चढ़ने के बाद वो 4 पहर उसी पेड़ पर रहा। उस पेड़ में रहने के बाद जब चारों पहर में एक एक पत्ते भगवान शंकर के ऊपर गिरे, तो उस दिन भगवान शंकर अपने पूर्ण जो उनका स्वरूप है उस स्वरूप में प्रकट हुए और उसी की वजह से आज शिवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। खबर उत्तराखंड में अगली खबर का रुख करते हैं। कांवड़ यात्रा का आज आखिरी दिन था। महाशिवरात्रि के मौके पर कांवड़ियों में भी उत्साह और जोश देखने को मिला। ठंड के बावजूद भी, बारिश के बावजूद भी कांवड़िए लगातार हरिद्वार पहुंचते रहे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बरसात और कड़कड़ाती ठंड के बावजूद हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों में भारी उत्साह देखने को मिला। कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम हरिद्वार में किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात थे। हर आने जाने वाले पर कड़ी निगाहें रखी जा रही थी और साथ ही वाहनों की भी जमकर तलाशी ली जा रही थी। आगामी 4 मार्च तक सुरक्षा को इसी तरह से यहां पर पुख्ता रखा जाएगा। और वहीं हरिद्वार लक्सर हाईवे पर लगातार अवैध खनन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहां पर अवैध खनन भरे वाहन लगातार दौड़ते जाते हैं। इन पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। पहले भी कई बार शिकायतें मिली थी, लेकिन कार्रवाई बहुत कम देखने को मिली है। एक बार फिर से प्रशासनिक स्तर पर इन अवैध खनन से लदे ओवरलोड वाहनों पर छोटी मोटी कार्रवाई होती रहती है, मगर बावजूद इसके भी खनन वाहन चालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन यहां पर अवैध खनन से ओवरलोड वाहन प्रशासन की नाक में दम कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार से लक्सर हाईवे पर हाईवे कंस्ट्रक्शन के चलते चौड़ीकरण कार्य के लिए भी अवैध खनन से ओवरलोड वाहन दिन दहाड़े चलते रहते थे, जिनसे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिस पर नवनियुक्त एसडीएम कुसुम चौहान ने अपने भोगपुर दौरे के दौरान हाईवे कंस्ट्रक्शन में चल रहे अवैध खनन के 2 डंपरों को रोका। तो दोनों डंपरों के पास 8 बजे के रवाने के साथ अलग अलग मटेरियल मिला, जबकि कार्रवाई लगभग 1 बजे की गई। जब वाहन चालकों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो एक रवाने पर 3 चक्कर ले जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों वाहनों को सीज कर दिया गया। और वहीं युवाओं को हेलमेट के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार हरिद्वार में पहल की जा रही है। इसी को देखते हुए अब एक और नायाब तरीका इजाद किया गया है। आपको हम बता दें कि गरीब बच्चों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से हरिद्वार की एक स्वयंसेवी संस्था ने एक अनोखी पहल करते हुए युवाओं से पुरानी किताबें लेकर उन्हें हेलमेट वितरित किए। संस्था का प्रयास है जहां
इससे युवा हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक होंगे, तो वहीं उनके द्वारा दी गई पुस्तकों से गरीब बच्चों का भला हो सकेगा जो पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हैं। विगत कई वर्षों से इस संस्था को अपने दोस्तों के साथ संचालित करने वाले राघवेंद्र का कहना है कि हेलमेट न पहनने के कारण उनके एक दोस्त की सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने युवाओं को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान शुरू किया। जहां एक और युवाओं को हेलमेट पहनने के प्रति वो लोग जागरूक कर पाएंगे, तो वहीं गरीब बच्चों के लिए किताबों की व्यवस्था भी हो पाएगी। 5 साल से कर रहे हैं। इसके पीछे जो शुरुआत हमने, जैसे मोहम्मद सुल्तान जी जो मेरे दोस्त हुए, हम लोग साथ पढ़ाई कर रहे थे दिल्ली के अंदर। वहाँ हमारे एक दोस्त था, वो हेलमेट नहीं पहनने की वजह से उसकी बाइक से डेथ हो गई थी। वो माँ बाप का एक ही लड़का था, वो खासतौर मेरा रूम पार्टनर था। तब से मैंने लोगों को जागरूक के लिए, ऐसे आज की डेट में हर माँ बाप के एक ही लड़के हो रहे हैं और हर कोई सपना लेकर के अपने बच्चों के 10 लाख रुपए देता है, लेकिन एक छोटी सी गलती वजह से जान गंवा बैठते हैं। तो इसलिए हमने लोगों को हेलमेट देना चालू किया जागरूक के लिए। जो मेरे दोस्त की डेथ हुई थी, उसकी जो किताब घर में रखी हुई थी, वो मैंने किसी गरीब बच्चे को दिया हुआ था। जब इस अभियान को 2 साल जब हमने कार्य कर लिया, तो एक दिन एक माँ का फोन आया कि सर आपका बुक्स दिया हुआ, मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हुआ है। तब से मुझे अच्छा लगा। अब जो भी मुझे पुरानी किताब देते हैं, हम उसको हेलमेट देते हैं। ये अभी अभियान हमने ये चीजें बिहार में ऑलरेडी वहाँ के लगभग 20 जिले में हमने कार्य किया हुआ है, और आपको दिल्ली के अंदर किया, नोएडा, फरीदाबाद, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वाराणसी, कानपुर, और आज पहली बार हरिद्वार के अंदर हमने ये चीज कार्य किया हुआ है। इसको एक बहुत ही पॉजिटिव वे में देखती हूँ कि हम अपनी पुरानी किताबें देख के एक हेलमेट ले पा रहे हैं, पर हमारी पुरानी जो किताबें हैं वो कुछ बच्चों के काम आएंगी, जो अपना भविष्य बना पाएंगे। जो किताबें नहीं खरीद पाते हैं या पैसे नहीं है या किसी भी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनमें काफी फायदा होगा उन बच्चों का इससे। और वहीं गंगा की अविरलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बात कर ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा वो संत भी लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, जो कि इससे पहले भी धरने पर बैठे थे और अभी भी बैठे हुए हैं। आपको हम बता दें कि मातृ सदन के संत स्वामी आत्मबोधानंद 130 दिन बीत जाने के बाद भी गंगा की स्वच्छता, निर्मलता और अविरलता को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यही नहीं, अब तक मातृ सदन के 2 संत अपने प्राणों को मां गंगा के लिए बलिदान कर चुके हैं। आपको बता दें 2010 में मातृ सदन के संत स्वामी निगमानंद ने मां गंगा की स्वच्छता के लिए प्राण त्याग दिए थे, और बीती 11 अक्टूबर को मातृ सदन के ही स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद उर्फ प्रोफेसर GD अग्रवाल ने गंगा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, और 112 दिन से वो अनशन पर बैठे हुए थे, और 130 दिन बीत जाने के बाद आत्मबोधानंद अभी भी अनशन पर बैठे हैं, लेकिन उनके सुध लेने वाला यहाँ पर भी कोई नहीं है। 130 दिन हो गया है आज अनशन का, क्योंकि सरकार हत्यारा सरकार है। ये लोग सानंद जी को मारने में तनिक भी कोई अपना रिग्रेट नहीं करता, तो हम लोग जैसे सन्यासी लोगों को तो मारने में इन लोगों को कोई यही नहीं है। अब ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे यहाँ से उठा के ले जाए और मार दे, और इससे तो ये आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाले हैं। अब मेरा गुरु भाई है, वो फलार पे है, वो इसलिए कि मेरा बलिदान के बाद वो बैठेंगे, और भी मातृ सदन के सब संत जो है तैयार है कि बलिदान से गंगा जी के लिए बलिदान देने के लिए। मुख्यमंत्री गंगा ड्राफ्ट को लेके है, बांधों को बंद कराने के लेके हैं, खनन को हरिद्वार में रोकने के लिए, और वन कटान जो हिमालय क्षेत्र हो रहा है इसके लिए, इसको रोकने के लिए। वहीं लक्सर में भी इस रैली के तहत युवा कार्यकर्ताओं ने इस रैली में भाग लिया। साथ ही यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए, यानी कि भाजपा की जीत के लिए रैली का आयोजन किया गया। दर्जाधारी कैबिनेट मंत्री नरेश बंसल, विधायक संजय गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली लक्सर के सुल्तानपुर से शुरू हुई। रैली में मोर्चा के कार्यकर्ता सुल्तानपुर से बिक्रमपुर, निरंजनपुर, ओसपुर, अखौड़ा, खुर्द, मुंडाखेड़ा होते हुए लक्सर पहुंचे। साथ ही यहां पर कैबिनेट राज्य मंत्री नरेश बंसल ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद 70 साल के इतिहास में पाकिस्तान पहली बार पस्त हुआ। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन की बिना शर्त वापसी और पाकिस्तान के सारे विरोध को दरकिनार करते हुए जो भारत ने भागीदारी निभाई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सफलता है। उन्होंने कहा कि अब पूरी तरह से बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और इसके लिए अलग अलग तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और एक खबर अब हल्द्वानी से, जहां पर पिछले साल जून के महीने में हुए एक हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको हम बता दें ये पूरा मामला हल्द्वानी का है, जहां पर राधा भट्ट हत्याकांड और रुद्रपुर में अपर्णा हत्याकांड के मुख्य आरोपी सूरज की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। मृतक सूरज मारवाड़ी गैंग का सदस्य था। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर हल्द्वानी में राधा भट्ट के घर में घुसकर लूटपाट को अंजाम दिया था, जबकि रुद्रपुर में अपर्णा हत्याकांड को अंजाम दिया था। सर कि जैसा हमारा बच्चा जेल के अंदर आया था, वैसा ही हम सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा ही हमको मिलना चाहिए।
और अगर उस पे भी नहीं मान रहे हैं पुलिस वाले, और जेलर साहब ये कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे को अगर तुम नहीं मानोगे तो हम लावारिस कर देंगे। तो ये लावारिस सर कर देंगे तो हमारे बच्चे की भी तो इतनी सोचना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसे खत्म हुआ है। और जबरदस्ती हमसे पंचनामा भरवा रहे हैं, तो हम पंचनामा नहीं भर रहे हैं। हाँ, और इसके 8 दिन पहले हम अपने बच्चे को अच्छा सोरा छोड़ के गए। आज 4 दिन पहले हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तो खेम सिंह ने बोला कि भाई हमारे बच्चे को या तो बाहर डलवा दो और नहीं तो बाहर की दवाई मंगवा दो। तो उससे पैसे मांगे, तो उसने पैसे नहीं दिए, तो वो अचानक उसके झटका लगा, तो उसके पूरे बदन में उसके जलन पड़ने लगी, वो अचानक खत्म हो गया। हाँ, एक बंदी सूरज नाम का बंदी था, तो अभी कुछ समय से उसका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो हम उसको अभी 4-5 दिन पहले हमने उसको बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी में भेजा था। वहां से कुछ ट्रीटमेंट लिख के उसको लौटा दिया गया था। तो कल अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हुआ, तो हमने उसे तुरंत ही सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी भेजा, वहां उसकी मृत्यु हो गई। और टेक्निकल एजुकेशन को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, किस प्रकार से युवाओं को इससे जोड़ा जा सकता है, इस पर ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में देश भर से आए विभिन्न छात्रों ने भाग लिया। इसी पर AICTE के वाइस चेयरपर्सन से बातचीत की हमारे स्टेट हेड वकील अहमद ने। सुनिए। स्मार्ट इंडिया कैसे बने, कुछ सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ग्राफिक एरा के अंदर हम मौजूद हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हैं और सीखने के साथ साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि आज हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसे हमारा जो है ना देश स्मार्ट बने, ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर MP पूनिया वाइस चेयरमैन AICTE के मेरे साथ मौजूद हैं, ग्राफिक एरा के अंदर आए हुए हैं। एक कुछ सवालात हैं जो है ना इनसे कर लेते हैं। आखिर डॉक्टर साहब, ये जो एक पहल आज यहाँ ग्राफिक एरा पे मेरे को देखने को मिल रही है, आपने भी देखा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई एक स्मार्ट इंडिया इस पैटर्न पर बन सकता है? ये शुरुआत इस साल की नहीं है, ये तीसरा साल है इन बच्चों के साथ इस तरह के प्रयास करते हुए हमें। और हमारा प्रयास ये है कि बच्चों के पास जो ज्ञान है, बच्चों के पास क्षमताएं हैं, उसको समाज के विकास के लिए, इंडस्ट्री के विकास के लिए कैसे हम लेके आएँ और इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करें। अभी तक ये पढ़ाई सिर्फ क्लासों में करते थे, इनका प्रैक्टिकल ज्ञान कम था। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ सवाल बच्चों के भी हैं, कोई एक सवाल मेरा भी है ये कि आमतौर से देखा जाता है कि जैसे टेक्निकल एजुकेशन है या फिर मेडिकल लाइन की एजुकेशन है, दो चीज़ें सामने आती हैं कि अगर मेडिकल का बच्चा है तो उसको पूरी तरीके से प्रिपेयर वहीं के वहीं कर दिया जाता है, लेकिन हमारी टेक्निकल एजुकेशन में ऐसा कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। तो आगे के जनरेशन के लिए AICTE कुछ ऐसा कुछ करने जा रही है जिससे उनको आगे जाके इंडस्ट्री में कोई दिक्कत ना हो? हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं अभी इंडस्ट्रीज़ को एकेडमिक्स पे हम नहीं जोड़ पाए हैं। तो ये जो प्रयास हो रहे हैं, इस तरह का प्रयास ये भी है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी आई हुई है, उन्होंने बच्चों को प्रॉब्लम दी है, वो बच्चों को गाइड भी कर रहे हैं, बच्चों को ओरिएंट भी कर रहे हैं। तो हम हॉस्पिटलों जैसे या मेडिकल कॉलेज जैसा तो हम सेटअप शायद नहीं बना पाएंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में ले आए हम तो वैसा ही माहौल बन सकता है और यही हमने प्रयास किया। अच्छा, आमतौर से देखा गया है कि AICTE कुछ इंस्टीट्यूट को अप्रूवल तो दे देता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। सीधा जो है ना बच्चों के भविष्य पर सबसे बड़ा सवालिया निशान आता है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि ग्राफिक एरा ही क्यों चुना आपने? ग्राफिक एरा चुनने के लिए हमने इतने बच्चों को अकोमोडेट करना था, उनके लिए हॉस्टल्स भी चाहिए था, उनके को कनेक्टिविटी भी चाहिए, अच्छे कोई एयरपोर्ट भी होने चाहिए, ट्रेनों के साधन भी होने चाहिए। तो देश में हमें 48 सेंटर चुनने थे जहाँ पे ऐसी सुविधाएं हों। तो उन 48 में से एक हमें ये यूनिवर्सिटी लगी। इनका बच्चों का बैकग्राउंड भी देखा, इनके प्लेसमेंट्स कैसे हो रहे हैं, इनके पढ़ाई का वातावरण कैसा है। एक आखिरी सवाल आपसे और है कि आमतौर से देखा ये गया है कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो मानकों पर खरे नहीं उतरते और एजुकेशन का एक बाजारीकरण खुल के होता है, तो उस नज़रिए से AICTE क्या कदम उठाता है? अगर ऐसी कोई शिकायतें मिलती है तो हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। आप लोगों के भी सामने अगर ऐसा कोई मुद्दा आ रहा हो तो हमें बताए, चाहे वो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है चाहे प्राइवेट है, हमारे लिए सब एक सी है, हम बिल्कुल एक्शन लेंगे और हमने लिए भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, साफ तौर से जो है ना डॉक्टर MS पूनिया जी का कहना है कि एक स्मार्ट इंडिया तभी बन सकता है जब युवाओं की सोच बदली जाए, युवाओं को जो है ना पढ़ाई के तौर तरीके बदले जाएं, यहाँ तक कि टीचर्स को भी अलग से ट्रेनिंग दी जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रयास डॉक्टर पूनिया का कितना आगे आने वाले वक्त में स्मार्ट इंडिया को लेकर कैसे स्मार्ट इंडिया बनाता है, कितना रंग लाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन RP सिंह के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून। और खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।